कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कोल्ड ड्रिंक पीने की? ये कोल्ड ड्रिंक मैं सिर्फ अपनी बेटी नायरा के लिए लाती हूँ। तुम जैसे घर जवाई को ठंडा पानी मिल जाए वही बहुत है। अनामिका जी ने कड़क आवाज में कहा। कार्तिक ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चला गया। अनामिका जी अक्सर उसे घर जमाई कहकर अपमानित किया करती थी। अरबपति होते हुए भी कार्तिक सब कुछ सह रहा था, क्योंकि वो नायरा से बहुत प्यार करता था। और देखा जाए तो बात सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की नहीं थी, बात उस सम्मान की थी जो धीरे धीरे कार्तिक से छिनता जा रहा था। लेकिन कार्तिक ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को मुस्कान के पीछे छुपा लिया। उसे अपने पिता की वो विशाल हवेली याद आने लगी, जहां नौकर उसके एक इशारे पर दौड़ते थे, जहां उसकी एक मुस्कान के लिए पूरा परिवार बेताब रहता था। लेकिन आज वही कार्तिक अपनी पत्नी के घर में एक बोझ बनकर रह गया था। अनामिका जी उसको घर जमाई, नौकर, टुकड़ों पर पलने वाला और भी पता नहीं क्या क्या कहा करती थी। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज सिर्फ नायरा का प्यार था। दूसरी तरफ नायरा अपने कमरे में बैठी सब सोच रही थी। उसने अपनी माँ की बातें सुन ली थी, लेकिन वो उस समय कुछ बोल नहीं पाई। उसके मन में अपराध बोध था। उसे याद आने लगा कि शादी के समय कार्तिक ने कैसे अपने परिवार की दौलत और शानो शौकत छोड़कर सिर्फ उसके लिए घर जवाई बनने का फैसला किया था। नायरा जानती थी कि कार्तिक ने ये सब मजबूरी में नहीं बल्कि प्यार में किया था। लेकिन उसकी माँ अनामिका जी हमेशा कार्तिक को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। उन्हें लगता था कि घर जवाई बनकर रहने वाला आदमी कमजोर होता है। नायरा कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार अनामिका जी उसे भावनाओं में फंसा देती। उस रात नायरा ने पहली बार महसूस किया कि उसका पति बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही टूट चुका है। रात के खाने का समय हुआ तो कार्तिक हमेशा की तरह सबसे बाद में खाने की टेबल पर आया। अनामिका जी ने जानबूझकर उसके लिए बासी सब्जी और ठंडी रोटियां रख दी। कार्तिक बिना कुछ बोले खाने लगा। तभी नायरा की छोटी बहन ने ताना मारते हुए कहा, जीजा जी, आप तो बड़े घर से थे ना, वहाँ भी ऐसा खाना खाते थे क्या? सब हंस पड़े। कार्तिक ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, जहाँ अपने लोग हों वहाँ खाना कभी खराब नहीं लगता। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नायरा की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा इंसान आखिर क्यों हर रोज अपमान सह रहा है। लेकिन कार्तिक फिर भी शांत था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने पलट कर जवाब दिया तो नायरा बीच में टूट जाएगी। उधर कार्तिक के पिता रघुवीर सिंह अपनी हवेली में बेचैन बैठे थे। उनका बेटा पिछले 2 सालों से घर से दूर था। उन्होंने कई बार कार्तिक को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कार्तिक यही कहता, पापा, नायरा के बिना मैं अधूरा हूँ। रघुवीर सिंह अपने बेटे की हालत जानते थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि कार्तिक वहाँ अपमानित हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी बेटे के फैसले में दखल नहीं दिया। उन्हें अपने बेटे के संस्कारों पर गर्व था। एक दिन उन्होंने अपने पुराने नौकर से कहा, मेरा बेटा सोने जैसा है, लेकिन लोग उसकी चमक को पहचान नहीं पा रहे। उनकी आंखें नम हो गई। अगले दिन सुबह कार्तिक जल्दी उठकर घर के सारे कामों में लग गया। कभी सब्जियां लाता, कभी बाजार जाता और कभी बिजली का बिल भरता। अनामिका जी हर वक्त उसे नौकरों की तरह आदेश देती रहती, लेकिन कार्तिक ने कभी इन कामों को छोटा नहीं समझा। वो हर काम मुस्कुरा कर करता था। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, इतना बड़ा घर का लड़का होकर भी इसमें जरा भी घमंड नहीं है।
लेकिन अनामिका जी को लोगों की बातें भी चुभने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं नायरा का झुकाव पूरी तरह कार्तिक की तरफ ना हो जाए। इसीलिए वो हर दिन कार्तिक को और ज्यादा नीचा दिखाने लगी। एक शाम नायरा छत पर खड़ी थी। उसने देखा कि कार्तिक अकेले बैठकर अपने पुराने फोटो देख रहा था। उन तस्वीरों में उसकी हवेली, उसका परिवार और उसकी माँ थी। कार्तिक की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत के बाद ही कार्तिक पूरी तरह टूट गया था। नायरा धीरे से उसके पास बैठ गई। उसने पहली बार कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत दर्द होता है ना? कार्तिक मुस्कुराया और बोला, दर्द तो तब होता अगर तुम साथ ना होती। ये सुनकर नायरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पति हर अपमान सिर्फ उसके लिए सह रहा है। उसी रात नायरा ने मन ही मन फैसला किया कि अब वो कार्तिक को और टूटने नहीं देगी। लेकिन किस्मत ने अभी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी रखी थी। अगले ही दिन नायरा अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। कार्तिक उसे छोड़ने जाना चाहता था, लेकिन अनामिका जी ने उसे रोक दिया और ताने मारते हुए बोली, हर वक्त पत्नी के पीछे घूमना बंद करो। नायरा अकेले ही निकल गई। कुछ देर बाद अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। सड़क पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी ने तुरंत घर फोन किया। खबर सुनते ही अनामिका जी के हाथ कांपने लगे। वही कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे बारिश में ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उस समय उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, भगवान मेरी नायरा को बचा लेना। अस्पताल के बाहर कार्तिक बारिश में भीगा हुआ बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, जान का खतरा तो टल गया है, लेकिन हादसे में नायरा के पैरों में गहरी चोट आई है। शायद वो कुछ समय तक चल नहीं पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही अनामिका जी वही कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन कार्तिक बिना कुछ सोचे सीधे आईसीयू के बाहर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने शीशे के उस पार नायरा को मशीनों से जुड़ा हुआ देखा तो उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। वो धीरे से बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा नायरा, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। अगले दिन जब नायरा को होश आया तो उसने सबसे पहले कार्तिक को अपने पास बैठा पाया। 3 दिन से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। नायरा ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम घर नहीं गए? कार्तिक मुस्कुराया और बोला, मेरा घर तो यही है। नायरा की आंखें भर आई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कई बार अपनी माँ की बातों के सामने चुप रहकर कार्तिक का दिल दुखाया था, लेकिन वही इंसान आज उसकी हर सांस के लिए भगवान से लड़ रहा था। तभी डॉक्टर ने बताया कि नायरा को लंबे इलाज और सहारे की जरूरत होगी। ये सुनकर अनामिका जी परेशान हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी का असली सहारा दौलत नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। कुछ दिनों बाद नायरा को घर लाया गया। अब वो व्हील चेयर पर थी। पहले जो लड़की पूरे घर में हंसती खिलखिलाती घूमती थी, आज अपने ही पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन कार्तिक ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सुबह से रात तक वो उसकी दवाइयों से लेकर खाना खिलाने तक हर काम खुद करता। रात में जब नायरा दर्द से कराती तो कार्तिक सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहता। कई बार उसकी आंख लग जाती, लेकिन जैसे ही नायरा हल्की सी आवाज देती वो तुरंत उठ जाता। अनामिका जी ये सब चुपचाप देखती रहती। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो हर दिन अपमानित करती थी, वही आज उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नायरा अब पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि वो कार्तिक पर बोझ बन गई है। एक दिन उसने रोते हुए कहा, काश उस दिन मैं मर जाती।
कम से कम तुम्हें मेरी वजह से इतना कष्ट तो नहीं सहना होता। कार्तिक ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और गुस्से में बोला, दोबारा ऐसी बात मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। उसकी आंखों में पहली बार नायरा ने वो दर्द देखा जो शब्दों में नहीं था। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी जिंदगी हो। ये सुनते ही नायरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान की कमजोरी में भी उसका साथ ना छोड़े। इसी बीच एक दिन कार्तिक का दोस्त रोहन फिर उससे मिलने आया। उसने देखा कि कार्तिक पूरे मन से नायरा की सेवा कर रहा है। रोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, कार्तिक तू सच में बदल गया है। पहले तेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज तेरे पास सिर्फ दर्द है। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं रोहन, आज मेरे पास मेरा प्यार है। रोहन ने दुखी होकर कहा, लेकिन तेरे अपने तुझे बहुत याद करते हैं। तेरे पापा हर दिन तेरी राह देखते हैं। कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक दिन मैं नायरा को लेकर जरूर वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे फिर से उसके पैरों पर खड़ा करना है। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था। दिन बीतते गए। कार्तिक रोज नायरा को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाता। कई बार नायरा दर्द से चीख पड़ती, लेकिन कार्तिक उसका हौसला बनकर खड़ा रहता। वो हर दिन उसे कहता, तुम चलोगी नायरा, जरूर चलोगी। धीरे धीरे नायरा के पैरों में हल्की हरकत होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिस लड़की के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी, वो इतनी जल्दी सुधार कैसे कर सकती है। लेकिन डॉक्टर नहीं जानते थे कि उसके पीछे कार्तिक का प्यार और समर्पण था। एक रात अनामिका जी ने देखा कि कार्तिक फर्श पर बैठा भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। वो कह रहा था, भगवान मेरी सारी खुशियां ले लो, बस मेरी नायरा को ठीक कर दो। मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सुनते ही अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा कार्तिक की दौलत देखी, लेकिन उसके दिल की अमीरी कभी नहीं देखी। उसी रात उन्होंने पहली बार कार्तिक के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। जब वो खाना लेकर उसके पास पहुंची तो कार्तिक हैरानी से उन्हें देखने लगा। अनामिका जी कांपती आवाज में बोली, बेटा खाना खा लो। बेटा शब्द सुनते ही कार्तिक की आंखें भर आई। शायद पहली बार उसे इस घर में अपनापन महसूस हुआ था। उधर नायरा अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन कार्तिक उसे सहारा देकर चलाने की कोशिश कर रहा था। नायरा डर रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ कदम चलने के बाद अचानक नायरा लड़खड़ाने लगी। तभी कार्तिक ने उसे संभाल लिया। नायरा रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। जिस इंसान ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उसे और अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी हमेशा के लिए। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका प्यार जीतने लगा है। नायरा के मन में अब हर पल एक ही बात घूमती रहती थी कि जिस इंसान ने उसके लिए अपनी शानो शौकत हवेली और अपना परिवार छोड़ दिया, उसी इंसान को उसके अपने घर में हर दिन अपमान सहना पड़ा। वो जब भी कार्तिक को देखती, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती। कार्तिक ने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन यही बात नायरा को अंदर से और ज़्यादा तोड़ रही थी। जब वो धीरे धीरे चलने लगी, कार्तिक हर कदम पर उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता। जब भी नायरा गिरने लगती, कार्तिक उसे संभाल लेता। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं हूं ना, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उसकी यही बातें नायरा के टूटे मन को हर दिन जोड़ रही थी। एक दिन दोपहर में अनामिका जी की कुछ रिश्तेदार घर आई। पहले की तरह उन्होंने फिर कार्तिक को ताने मारने शुरू कर दिए। कोई बोला, इतने बड़े घर का लड़का होकर भी
घर जवाई बना बैठा है। तो कोई हंसते हुए कहने लगा, लगता है बेटा ससुराल की दौलत का मजा छोड़ नहीं पा रहा। पहले की तरह कार्तिक शांत खड़ा सब सुनता रहा, लेकिन इस बार नायरा से सहा नहीं गया। वो धीरे धीरे चलती हुई सबके सामने आई और गुस्से में बोली, बस कीजिए आप लोग, जिस इंसान का आप मजाक उड़ा रहे हैं उसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर ये चाहते तो आज भी अपनी हवेली में राजा की तरह रहते, लेकिन इन्होंने मेरे लिए सब छोड़ दिया। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अगर कार्तिक ना होते तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने खुलकर कार्तिक के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। अनामिका जी ये सब सुन रही थी। उनके दिल पर हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। उन्हें अपने किए हुए सारे अपमान याद आने लगे। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने कार्तिक को ठंडा पानी तक देने से मना कर दिया था। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह जब कार्तिक मंदिर में पूजा कर रहा था तब अनामिका जी उसके पास आईं। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कार्तिक के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कार्तिक तुरंत उनके पैरों की तरफ झुक गया और बोला, माँ आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ शब्द सुनते ही अनामिका जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा दिल दुखाया था। उधर रघुवीर सिंह की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। वो हर दिन अपने बेटे को याद करते थे। हवेली सूनी हो चुकी थी। नौकरों ने कई बार कार्तिक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक हर बार यही कहता कि अभी नायरा पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। एक दिन रघुवीर सिंह ने अपने पुराने मैनेजर से कहा, मेरे बेटे ने प्यार निभाने के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन मैं उसके बिना अब अकेला पड़ गया हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय रोहन वहां पहुंचा। उसने रघुवीर सिंह को सारी सच्चाई बताई कि कैसे कार्तिक नायरा को मौत के मुंह से वापस लाया और कैसे वो आज भी हर दिन अपमान सहकर सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी के लिए जी रहा है। ये सुनते ही रघुवीर सिंह का सीना गर्व से भर गया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सच में मेरे संस्कारों की पहचान बन गया। धीरे धीरे नायरा अब बिना सहारे कुछ कदम चलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर 2 कदम पूरे किए थे, उस दिन कार्तिक की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, देखा तुम्हारा विश्वास जीत गया। कार्तिक ने भावुक होकर कहा, मुझे पता था मेरी नायरा जरूर चलेगी। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय अनामिका जी भी वहां खड़ी सब देख रही थी। उनके मन में अब सिर्फ पछतावा था। उन्होंने सोचा कि जिस इंसान को उन्होंने हमेशा छोटा समझा, वही आज उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। अनामिका जी पूरे परिवार के साथ वहां पहुंची। पहले लोग कार्तिक का मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सब लोग कार्तिक की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, आजकल ऐसे पति कहाँ मिलते हैं, तो कोई बोला, कार्तिक ने साबित कर दिया कि असली अमीरी इंसानियत से होती है। ये बातें सुनकर अनामिका जी की आंखें झुक गईं। उन्हें महसूस हुआ कि समाज उसी इंसान का सम्मान करता है जो रिश्तों को निभाना जानता है। उसी रात नायरा ने कार्तिक के पास बैठकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, क्या फैसला? नायरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मैं तुम्हें यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली चलूंगी, तुम्हारे परिवार के पास। कार्तिक कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारी माँ? नायरा बोली, माँ अब सब कुछ समझ चुकी है और एक बेटी का असली घर उसके पति का घर होता है। अगले दिन नायरा ने अपनी माँ से साफ कह दिया
कि वो अब कार्तिक के साथ उसकी हवेली जाएगी। ये सुनते ही अनामिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने नायरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि पति का सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर उन्होंने कार्तिक की तरफ देखा और बोली, बेटा, अगर हो सके तो इस बूढ़ी माँ को माफ कर देना। कार्तिक की आंखें नम हो गई। उसने झुककर उनके पैर छू लिए। कुछ दिनों बाद आखिर वो दिन आ गया जब नायरा और कार्तिक हवेली लौटने वाले थे। सुबह से ही अनामिका जी की आंखें नम थी। जिस दामाद को उन्होंने हमेशा घर जवाई कहकर अपमानित किया था, आज वही उनके दिल के सबसे करीब हो गया था। नायरा भी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। अनामिका जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। कार्तिक जैसा इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता। नायरा ने आंसुओं के बीच सिर हिला दिया। फिर वो कार्तिक के साथ गाड़ी में बैठ गई। जैसे जैसे गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ रही थी, कार्तिक का दिल तेजी से धड़क रहा था। 2 साल बाद वो अपने घर लौट रहा था। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी कि पता नहीं उसके पिता उसे देखकर क्या महसूस करेंगे। उधर हवेली में रघुवीर सिंह सुबह से ही बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। नौकरों ने पूरे घर को सजाया था। सबको खबर मिल चुकी थी कि छोटे मालिक वापस आ रहे हैं। जैसे ही गाड़ी हवेली के बाहर रुकी, रघुवीर सिंह खुद दौड़ते हुए बाहर आए। कार्तिक गाड़ी से उतरा तो अगले ही पल उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रघुवीर सिंह कांपती आवाज में बोले, तू वापस आ गया बेटा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कार्तिक भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने वर्षों बाद अपने पिता को सीने से लगाकर सुकून महसूस किया। नायरा ये सब देखकर भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कार्तिक को नहीं बल्कि पूरे परिवार को उससे दूर कर दिया था। हवेली में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। नौकर खुशी से झूम रहे थे। सब कार्तिक और नायरा का स्वागत कर रहे थे। लेकिन तभी कार्तिक की बुआ विमला वहां पर आ गई। उन्हें हमेशा से नायरा पसंद नहीं थी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, वाह, आखिर बहू जी को हवेली की याद आ ही गई। जब बेटा घर छोड़कर गया था तब किसी ने नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी। उनकी बात सुनकर नायरा का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन कार्तिक तुरंत बोला, बुआ जी, गलती मेरी भी थी। मैंने ही अपने परिवार से दूरी बनाई। रघुवीर सिंह ने गुस्से में विमला जी को चुप करा दिया। लेकिन नायरा के दिल में ये बातें तीर की तरह चुभ गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके फैसले ने सिर्फ कार्तिक को नहीं बल्कि पूरे परिवार को दर्द दिया था। धीरे धीरे नायरा हवेली के माहौल में ढलने लगी। यहाँ सब उसे बहुत प्यार करते थे। रघुवीर सिंह तो उसे बेटी की तरह मानने लगे थे। लेकिन नायरा के मन में एक डर हमेशा बना रहता कि कहीं वो इस परिवार के लायक ना हो। वो हर समय खुद को दोष देती रहती। कार्तिक उसे समझाता और कहता, पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम सब साथ में हैं, बस यही काफ़ी है। लेकिन नायरा के दिल का अपराध बोध खत्म नहीं हो रहा था। एक रात रघुवीर सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सीने में दर्द उठा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गहरा मानसिक तनाव है और उन्हें किसी भी तरह की चिंता से दूर रखना होगा। ये सुनते ही कार्तिक परेशान हो गया। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया कि अगर वो पहले वापस आ जाता तो शायद उसके पिता की हालत इतनी खराब नहीं होती। वहीं नायरा भी अंदर से टूट गई। उसे लगा कि कहीं उसकी वजह से ही इस परिवार की खुशियां छिन गईं। अगले दिन बिजनेस की मीटिंग थी। रघुवीर सिंह की हालत ऐसी नहीं थी कि वो जा सके। तब पहली बार कार्तिक ने दोबारा अपने पिता का कारोबार संभालने का फैसला किया। सालों बाद वो ऑफिस पहुंचा। कर्मचारियों की आंखों में खुशी थी। सब अपने पुराने मालिक को देखकर भावुक हो गए। कार्तिक ने पूरे आत्मविश्वास से मीटिंग संभाली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। कार्तिक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके जाने के बाद बिजनेस में बहुत
गड़बड़ियां हुई हैं। उधर हवेली में नायरा पूरी लगन से रघुवीर सिंह की सेवा करने लगी। वो समय पर उनकी दवाइयां देती, खाना बनाती और उनके पास घंटों बैठी रहती। एक दिन रघुवीर सिंह ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू खुद को दोष देना बंद कर दे, गलती वक्त की थी तेरी नहीं। ये सुनकर नायरा रो पड़ी। उसने कहा, पापा मैंने आपका बेटा आपसे छीन लिया था। रघुवीर सिंह मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, तूने मेरे बेटे को पूरा किया है। अगर तू ना होती तो शायद कार्तिक इतना अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाता। उनकी बात सुनकर नायरा का दिल भर आया, लेकिन उसी समय बिजनेस में एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया। कार्तिक को पता चला कि कंपनी का सबसे भरोसेमंद मैनेजर करोड़ों रुपए का घोटाला करने की तैयारी में है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर सिंह की हालत पहले से ही खराब थी। अगर उन्हें इस धोखे के बारे में पता चलता तो शायद वो ये सदमा सह नहीं पाते। कार्तिक समझ गया कि अब उसे सिर्फ एक बेटा या पति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ढाल बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ नायरा ने भी मन ही मन ठान लिया कि अब वो हर मुश्किल में अपने पति के साथ खड़ी रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। कार्तिक पूरी रात अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा फाइलें देखता रहा। हर कागज के साथ उसे ये साफ समझ आने लगा था कि कंपनी के पुराने मैनेजर महेश ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। जिन लोगों पर उसके पिता आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही लोग उसकी पीठ पीछे कंपनी को खोखला कर रहे थे। कार्तिक की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द था। उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ रहा था। अगर उन्हें इस धोखे के बारे में पता चलता तो शायद उनका दिल टूट जाता। उसी समय नायरा चुपचाप उनके लिए चाय लेकर आई। उसने देखा कि कार्तिक की आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे से उसके पास बैठ गई और बोली, तुम अकेले नहीं हो कार्तिक, अब हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वो पुराना आत्मविश्वास लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। अगले दिन कार्तिक ने ऑफिस के सभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। महेश भी वहां मौजूद था। उसे पूरा भरोसा था कि कार्तिक इतने साल बिजनेस से दूर रहा है, इसीलिए वो कुछ साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, कार्तिक ने एक एक फाइल सबके सामने रखनी शुरू कर दी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मेरे पिता ने इस कंपनी को अपने खून पसीने से बनाया है, और जिसने भी इसे लूटने की कोशिश की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। महेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया और महेश को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑफिस के सभी कर्मचारी तालियां बजाने लगे। सबकी आंखों में अपने पुराने मालिक के बेटे के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उधर हवेली में रघुवीर सिंह की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अब उन्हें सिर्फ खुशी और सुकून की जरूरत है। नायरा पूरे मन से उनकी सेवा कर रही थी। वो सुबह उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाती, समय पर दवाइयाँ देती और घंटों उनके पास बैठकर बातें करती। एक दिन रघुवीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी अब ये हवेली फिर से घर लगने लगी है। ये सुनकर नायरा की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सच में इस परिवार का दिल जीत लिया है। लेकिन जिंदगी अभी उनकी परीक्षा पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती थी। एक शाम अचानक अनामिका जी का फोन आया। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। नायरा घबरा गई। उसने तुरंत कार्तिक से कहा कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। कार्तिक बिना एक पल सोचे उसे लेकर वहां पहुंच गया। जब वो घर पहुंचे तो अनामिका जी बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी थी। उन्हें देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कार्तिक का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मैंने जिंदगी भर तेरा अपमान किया, लेकिन तूने हमेशा मेरा सम्मान रखा। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर कहा,
माँ, पुरानी बातें भूल जाइए, अनामिका जी रोते हुए बोली। आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं संस्कारों में होती है। उन दिनों कार्तिक और नायरा दोनों मिलकर अनामिका जी की सेवा करने लगे। मोहल्ले वाले हैरान थे। जिस दामाद को कभी घर जवाई कहकर अपमानित किया जाता था, वही आज बेटे से बढ़कर फर्ज निभा रहा था। धीरे धीरे अनामिका जी की तबीयत भी सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, मैंने इस इंसान को पहचानने में बहुत देर कर दी। ये सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस पल कार्तिक के मन का सालों पुराना दर्द जैसे पिघलने लगा। कुछ महीनों बाद हवेली में एक बड़ी पूजा रखी गई। पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बुलाया गया। वही लोग जो कभी कार्तिक का मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब कह रहे थे कि कार्तिक ने साबित कर दिया कि रिश्ते निभाने वाला इंसान ही सबसे अमीर होता है। पूजा खत्म होने के बाद रघुवीर सिंह सबके सामने खड़े हुए और भावुक आवाज में बोले, मुझे अपनी दौलत पर नहीं, अपने बेटे के संस्कारों पर गर्व है। फिर उन्होंने नायरा को अपने पास बुलाया और कहा, और मुझे अपनी बहू पर भी गर्व है, जिसने वक्त रहते रिश्तों की कीमत समझ ली। ये सुनते ही नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबके सामने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैंने अपने पति को बहुत दर्द दिया, लेकिन इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर मैं खुश हूँ तो सिर्फ इनके प्यार और त्याग की वजह से। पूरा परिवार भावुक हो गया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ कसकर थाम लिया। उस रात हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। वर्षों बाद वहां खुशियां लौटी थी। रघुवीर सिंह चैन की नींद सो रहे थे। अनामिका जी के मन का घमंड टूट चुका था और नायरा, अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि अपने पति के सम्मान की रक्षा करने वाली पत्नी बन चुकी थी। कार्तिक छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। नायरा उसके पास आई और धीरे से बोली, अब कहीं मत जाना। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, अब तो मेरी दुनिया यही है। नायरा उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में सुकून था, क्योंकि आखिरकार रिश्तों की असली जीत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे थे। एक दिन रघुवीर जी अपने बेटे के साथ ऑफिस गए। ऑफिस का कमरा देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जितना भी स्टाफ था, सबने रघुवीर जी से कहा, सर आपने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। आज के ज़माने में इतना अच्छा बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। कार्तिक के आ जाने से बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा था। कार्तिक अपने पूरे स्टाफ का बहुत ध्यान रखता था। उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होने देता था। अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत पड़ती तो उसके लिए वो हमेशा खड़ा रहता। इसीलिए वहाँ पर सभी लोग बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे थे। घर जमाई अब अपनी हवेली में आ चुका था, जहाँ का वो मालिक था। नायरा जब कार्तिक और अपने ससुर जी को खुश देखती तो उसके मन को बड़ा ही सुकून मिलता और वो मन ही मन में सोचती कि उसका अपनी ससुराल आने का फैसला बिल्कुल सही था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।